नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, हकरीपोरा इलाके में सेना ने की घेराबंदी। नौशेरा सेक्टर में जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह। सहारनपुर में फिर बढ़ा तनाव, एक की मौत कई घायल। पुलिस ने 24 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा बस हादसा, 21 तीर्थ यात्रियों की मौत। मृतकों में ज्यादातर इंदौर के निवासी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को ईवीएम हैकाथॉन के लिए 3 जून को बुलाया। 7 राष्ट्रीय और 49 क्षेत्रीय दलों को लिखी चिट्ठी, विदेशी विशेषज्ञ की इजाजत नहीं। ट्रंप प्रशासन के पहले बजट में पाकिस्तान को झटका, मदद में $190 मिलियन की भारी कटौती का प्रस्ताव। अनुदान की राशि कर्ज में होगी तब्दील। कश्मीर घाटी में आतंकियों की धरपकड़ के लिए सेना ने अपना अभियान तेज कर दिया है। मंगलवार को पुलवामा इलाके में कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर मिलने के बाद सेना ने अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ सीमा पर हो रही गोलीबारी के मसले को लेकर भारत पाकिस्तान के सेना अधिकारियों की बैठक हुई। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में कल देर शाम आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। हकरीपोरा इलाके में हुई इस मुठभेड़ में देर रात तक गोलीबारी जारी रही। सेना के जवानों ने मौके पर आतंकियों को पकड़ने के लिए घेराबंदी की हुई है। इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने का शक है। कल शाम सुरक्षा बलों को हकरीपोरा गांव में कुछ आतंकियों के छुपे होने की खुफिया जानकारी मिली थी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आतंकियों ने सेना के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी। दूसरी तरफ मंगलवार को बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स के अधिकारियों के बीच फ्लैग मीटिंग हुई। ऑक्ट्राय पोस्ट पर हुई इस बैठक में सीमा पर लगातार हो रही गोलीबारी के मुद्दे पर चर्चा हुई। अरनिया, रामगढ़, आरएसपुरा समेत कई इलाकों में गोलीबारी किए जाने और भारतीय जवानों को निशाना बनाए जाने का मुद्दा उठा। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में दोनों देशों के 5-5 अधिकारी शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सेना ने दावा किया है कि हाल ही में एंटी टेरर ऑपरेशन के तहत नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तान की कई सीमा चौकियों को तबाह किया गया। सेना ने कल इसका वीडियो भी जारी किया। वीडियो में इस ऑपरेशन में रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइलों के जरिए बंकरों को ध्वस्त करते दिखाया गया है। सेना का कहना है कि पाकिस्तानी सेना नौशेरा सेक्टर में गोलीबारी करके आतंकियों को कश्मीर में घुसने में मदद कर रही थी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए सरकार का सेना को पूरा समर्थन है और सेना सीमा पार से घुसपैठ को रोकने के लिए एलओसी के पार जाकर ऐसी कार्रवाई कर रही है। 21 मई को सेना ने नौगाम सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम करके 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। वहीं पाकिस्तान ने भारतीय सेना के इस तरह के किसी ऑपरेशन से इनकार किया है। हमारे हाल ही की कार्रवाई में जो कि नौशेरा सेक्टर में हुआ है, उसमें पाकिस्तान पोस्ट को नुकसान पहुंचाया गया है और जो इन्फिल्ट्रेशन में सपोर्ट करते हैं, ये हमारे काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी का एक हिस्सा है। टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत हम यह यकीन करते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन को बंद करें और ऐसा करने के लिए हम एलसी को समय समय पर डोमिनेट करते रहते हैं। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को ईवीएम में गड़बड़ी साबित करने के लिए आमंत्रित किया है। इसकी शुरुआत 3 जून से होगी। आयोग ने हैकाथॉन के लिए कुछ दिशा निर्देश भी तय किए हैं। बार बार ईवीएम पर उठ रहे सवालों के बाद आयोग ने आरोपों को साबित करने की चुनौती दी है। सबसे पहले बीएसपी और आम आदमी पार्टी ने ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया था। ईवीएम हैकाथॉन के लिए चुनाव आयोग ने देश के सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों को बुलाया है। आयोग ने 7 राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी, बीएसपी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, एनसीपी और टीएमसी के साथ साथ 49 क्षेत्रीय दलों को चिट्ठी लिखी है। इससे पहले आयोग ने कहा था कि हाल के चुनाव में भाग लेने वाले सभी मान्यता प्राप्त दलों को ही बुलाया जाएगा।
3 जून से शुरू हो रहे हैकाथॉन आयोजन में सभी दलों को 3 सदस्य रखने की छूट दी गई है, लेकिन विदेशी विशेषज्ञों को टीम का हिस्सा बनाने की मंजूरी नहीं है। प्रत्येक दल को उनकी पसंद के मुताबिक हाल में संपन्न विधानसभाओं के चुनाव की 4 मशीनें दी जाएंगी। साथ ही मशीनों को हैक करने के लिए 4 घंटे का वक्त दिया जाएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के कुछ दलों ने ईवीएम में छेड़छाड़ कर परिणाम को प्रभावित करने का आरोप लगाया था। बीएसपी समेत कई दलों ने चुनाव आयोग से अपील की थी कि ईवीएम मशीनों पर से लोगों का भरोसा टूटा है, इसलिए चुनाव के लिए बैलेट पेपर प्रणाली को वापस लाया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सरकार ने गैर सरकारी संगठनों को आयकर रिटर्न दायर करने को लेकर चेतावनी दी है। सरकार ने आगाह किया है कि अगर 14 जून तक उन्होंने अपनी सालाना आमदनी और खर्चों की जानकारी नहीं दी तो एनजीओ के विदेशी चंदा नियमन अधिनियम का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा। इसे लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि एफसीआरए के तहत रजिस्टर्ड कई एनजीओ ने आखिरी मौका दिए जाने के बावजूद अब तक 2010, 2011 से 2014-15 के अपने रिटर्न जमा नहीं कराए हैं। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में आज सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विशेष अदालत 20 मई से इस मामले की दैनिक आधार पर सुनवाई कर रही है, लेकिन सोमवार को 6 में से एक अभियुक्त सतीश प्रधान अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद सुनवाई को टाल दिया गया था, जबकि शनिवार को पूर्व सांसद रामविलास वेदांती, महंत नृत्य गोपाल दास, विश्व हिंदू परिषद की चंपत राय, धर्मदास समेत 5 लोगों ने कोर्ट में आत्मसमर्पण किया था, जिन्हें बाद में जमानत दे दी गई। इस दिन भी सतीश प्रधान अदालत में पेश नहीं हुए थे। मुलजिम पक्ष के वकील ने कोर्ट को बताया था कि सेहत सही नहीं होने की वजह से सतीश प्रधान बुधवार को समर्पण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को आदेश दिया था कि स्पेशल कोर्ट मामले की रोजाना सुनवाई करे और 2 साल के अंदर अपना फैसला सुनाए। सीआरपीएफ ने सुकमा में नक्सली हमले की जद में आई टीम के कमांडर को निलंबित कर दिया है। इस हमले में 25 जवान शहीद हो गए थे। सहायक कमांडेंट जे विश्वनाथ को नेतृत्व में कथित नाकामी के लिए निलंबित किया गया है, जबकि 74वीं बटालियन के कमांडिंग अधिकारी फिरोज कुजूर का तबादला छत्तीसगढ़ के बाहर कर दिया गया है। सहायक कमांडेंट के निलंबन का आदेश घटना की जांच रिपोर्ट के बाद दिया गया है। हालांकि तबादले की कार्रवाई को नियमित बताया गया है। 24 अप्रैल को हमले का शिकार हुए जवान सीआरपीएफ की 74वीं डेल्टा कंपनी से जुड़े थे और उन्हें नक्सल हिंसा से सबसे ज्यादा पीड़ित सुकमा जिले में बुरकापाल और चिंता गुफा के बीच तैनात किया गया था। प्रवर्तन निदेशालय ने चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश अग्रवाल को 8,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग रैकेट मामले में गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने उसे 3 दिन की ईडी की हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में दिल्ली के 2 भाई वीरेंद्र और सुरेंद्र जैन भी शामिल हैं। अग्रवाल ने कथित तौर पर कई हाई प्रोफाइल लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की। इसमें आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद के परिवार के खिलाफ 1,000 करोड़ के जमीन मामले में आयकर विभाग की जांच भी शामिल है। निदेशालय ने बीते हफ्ते जैन बंधुओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। निदेशालय ने इस मामले में 90 शेल कंपनियों की पहचान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशिया अफ्रीका विकास गलियारे पर जोर दिया है। उन्होंने मंगलवार को अफ्रीकी विकास बैंक यानी AFDP की बैठक का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। कार्यक्रम में 81 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की आर्थिक विदेश नीति में अफ्रीकी देशों का अहम स्थान है। गांधीनगर में अफ्रीकी विकास बैंक की सालाना बैठक में प्रधानमंत्री ने दावा किया कि भारत के अफ्रीका के साथ दशकों पुराने रिश्ते हाल के दिनों में और मजबूत हुए हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा और तकनीक में अफ्रीका के साथ साझेदारी पर भारत गर्व महसूस करता है। प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि भारत की आर्थिक और विदेश नीति में अफ्रीका प्राथमिकता में है। The year 2015 was a watershed. The third India-Africa summit held that year was attended by all 54 African countries having diplomatic relations. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और अफ्रीकी देशों की समस्याएं एक जैसी हैं और भारत की अफ्रीकी देशों की जरूरतों के प्रति जवाबदेही भी है। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि हर परेशानी में भारत अफ्रीकी देशों के साथ खड़ा रहेगा। Many of the challenges we face are the same. Uplifting our farmers and the poor, empowering women,
ensuring our rural communities have access to finance, building infrastructure. We have to do this. बैठक को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी एशिया और अफ्रीका की होगी। Africa has been doing well recently on the economic frontier. I stand here with the conviction that the 21st century will not only be Asia's century alone, it will belong equally to both Asia and Africa. इस बैठक में बैंक के 54 सदस्यों के अलावा 81 देशों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। भारत 1982 में अफ्रीकन डेवलपमेंट फंड का सदस्य बना, जबकि 1983 से अफ्रीकन विकास बैंक का गैर क्षेत्रीय सदस्य है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। भारत और जर्मनी चीन के बेल्ट और रोड के खिलाफ अब साथ मिलकर रणनीति बनाएंगे। जर्मनी का कहना है कि बेल्ट और रोड परियोजना चीन केंद्रित है और इसमें शामिल होने का कोई मतलब नहीं है। जर्मनी का यह कदम भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार के रास्ते खोल सकता है। भारत की तरह जर्मनी ने भी बेल्ट और रोड परियोजना को लेकर चिंता जाहिर की है। हालांकि जर्मनी और यूरोपीय संघ ने हाल में बीजिंग में हुए सम्मेलन में अपने प्रतिनिधि भेजे थे। इसके बावजूद जर्मनी ने चीन के साथ कोई समझौता नहीं किया है। इस बीच भारत में जर्मनी के राजदूत ने कहा है कि ये परियोजना सिर्फ चीन के हितों को पूरा करती है। OBOR is a top-down government approach for a Sino-centered trading system. It's not a free trade agreement. It's a trading enhancing system. That's an initiative of one country. The European countries have participated, but have not signed up to the trade declaration of OBOR. They had their hesitations to do so. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मई के अंत में बर्लिन में जर्मन चांसलर मार्केल से मुलाकात होनी है। इस बैठक में OBOR एक अहम मुद्दा हो सकता है। इस दौरान जोर इस बात पर रहेगा कि भारत और यूरोपीय संघ के बीच मुक्त व्यापार संधि को किस तरह जल्द से जल्द पूरा किया जाए। We stand side by side with India in fighting terrorism. We have, of course, what the German intelligence says I cannot reveal to you. But yes, we do share intelligence with the Indian government as we do within Europe. We and our ministers of interior devise strategies how to combat terrorism. आतंकवाद के मसले पर भी जर्मनी भारत के साथ है। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में सुधार पर भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। आप बने रहे हमारे साथ, हम लौट रहे एक छोटे से ब्रेक के बाद। सरोजनी नायडू स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री और वक्ता, कांग्रेस की अध्यक्ष निर्वाचित होने वाली पहली भारतीय महिला सरोजनी ने 13 साल की उम्र में रची थी पहली कविता। आजादी के बाद वो बनी देश की पहली महिला राज्यपाल। भारत किला के नाम से मशहूर सरोजनी नायडू है नारी शक्ति की अनूठी मिसाल। सहारनपुर में हिंसा की ताजा वारदातों के बाद माहौल एक बार फिर तनावपूर्ण हो गया है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मंगलवार को हुई झड़पों में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। शब्बीरपुर में कई घरों में आगजनी भी की गई। पुलिस ने ताजा मामले में अब तक 24 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात के मद्देनजर मंगलवार रात 4 बड़े अफसर लखनऊ से सहारनपुर के लिए रवाना किए गए। अधिकारियों को रात में ही विशेष विमान से भेजा गया। साथ ही गाजियाबाद, मेरठ, अलीगढ़ और आगरा से 5 PSC के कमांडेंट भी सहारनपुर भेजे गए हैं। ये सभी अधिकारी हालात सामान्य होने तक सहारनपुर में ही रहेंगे। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसा पर दुख जताया है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्देश दिया है। लोगों से संयम बनाए रखने की अपील भी की गई है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुए एक बस हादसे में 21 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा नालूपानी इलाके के करीब हुआ। हादसे के शिकार यात्री गंगोत्री धाम के दर्शन करके वापस लौट रहे थे। ये लोग इंदौर के रहने वाले थे। खाई गहरी होने के कारण राहत और बचाव दलों को मौके पर पहुंचने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
उत्तराखंड प्रशासन ने इंदौर जिला प्रशासन से संपर्क करके उन्हें भी घटना के बारे में जानकारी दे दी है। लोकसभा अध्यक्ष और इंदौर से सांसद सुमित्रा महाजन ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में डायरिया से 13 बच्चों की मौत हो गई है। तहसील मांट इलाके में दर्जन भर से ज्यादा गांव डायरिया की चपेट में हैं, जहां करीब 1500 लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद इन लोगों को अस्पतालों में ले जाया गया। पीड़ितों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना से मथुरा के स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में इलाज के लिए अपनी टीमों को रवाना किया है। गांव में पीने के पानी की जांच कराई जा रही है। दिल्ली नगर निगम में जीत का परचम लहराने वाली बीजेपी को एमसीडी की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। नॉर्थ एमसीडी के सराय पीपल थला वार्ड से कांग्रेस के मुकेश कुमार गोयल और ईस्ट एमसीडी के मौजपुर वार्ड से आम आदमी पार्टी की रेशमा को जीत मिली है। सराय पीपल थला में बीजेपी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर और मौजपुर में तीसरे नंबर पर है। इन दोनों वार्ड में एक उम्मीदवार की मौत हो जाने की वजह से चुनाव टाल दिया गया था। इसके बाद मौजपुर वार्ड में 14 मई को और पीपल थला में 21 मई को उपचुनाव कराए गए थे। दोनों वार्डों में हुए चुनाव के लिए मंगलवार को वोटों की गिनती की गई। इफ्को और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मिलकर किसानों ने विशेष क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। योजना के तहत जिन किसानों के पास 1 एकड़ जमीन है वो इस क्रेडिट कार्ड से हर महीने खाद और बीज जैसे सामान की 2500 रुपए तक की खरीदारी कर सकते हैं, वो भी बिना ब्याज के। देश में किसानों का बड़ा तबका साहूकारों की जाल में फंसा है। कई जगहों पर किसानों की बैंकों तक पहुंच नहीं है और जहां है वहां आसानी से कर्ज नहीं मिलता। इसी के मद्देनजर बैंक ऑफ बड़ौदा इफ्को किसान क्रेडिट योजना शुरू की गई है। क्रेडिट कार्ड से किसान 2500 रुपए तक की इफ्को की खाद, बीज, बीमा आदि खरीद सकेंगे, वो भी बिना ब्याज के। इफ्को फार्मर का इनकम को और फार्मर का उन्नति को आगे बढ़ना चाहता है एंड हम इंस्टेड ऑफ गिविंग फर्टिलाइजर एंड सीड हम अपनी तरफ से पैसे और बैंकिंग सर्विस देना चाहते हैं। और इसलिए अगर हम दोनों एक साथ काम करेंगे तो जो फार्मर के लिए जो कुछ कर सकते हैं थोड़ा ज़्यादा होगा। लेकिन 1 महीने तक रकम नहीं चुकाने की सूरत में किसानों को 8.6% की दर से ब्याज भरना पड़ेगा। योजना के पहले चरण में उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश के 2 लाख किसानों को शामिल किया गया है। को ब्रांडेड डेबिट कार्ड से किसान अपने जरूरत के लिए भी रकम निकाल सकते हैं। महज 100 रुपए में खाता खोलकर ये कार्ड हासिल किया जा सकता है। हमारा प्रयास भी रहेगा कि ये आगे चलकर 2 लाख से 20 करोड़ हो जाए और सारे किसान किसी को बैंक से पैसा निकालना न पड़े, केवल एक कार्ड ही पॉकेट में रहे उनके और इसी कार्ड से सब काम हो जाया करे। इफ्को बॉप किसान क्रेडिट कार्ड मुफ्त में दिया जाएगा और इससे इफ्को बिक्री केंद्रों के सभी उत्पादों को खरीदा जा सकेगा। उम्मीद की जा रही है कि किसानों के हितों में की गई ये पहल सफल होगी और आने वाले सालों में इस योजना से किसानों को फायदा मिलेगा। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान सुखोई 30 चीन सीमा के पास लापता हो गया है। ट्रेनिंग मिशन पर गए विमान में 2 पायलट सवार थे। मंगलवार को तेजपुर एयरफोर्स बेस स्टेशन से सुखोई विमान ने सुबह 10:30 बजे उड़ान भरी थी, लेकिन उत्तर पूर्व में 60 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद ये रडार सिस्टम से गायब हो गया। सेना की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक विमान से आखिरी बार तकरीबन 11:15 बजे संपर्क किया गया था। अरुणाचल प्रदेश के दौलत संग के पास आखिरी बार विमान की मौजूदगी दर्ज की गई थी। ये इलाका चीन सीमा से सटा हुआ है। खबरों के मुताबिक जिस वक्त विमान लापता हुआ तब मौसम काफ़ी खराब था। वायुसेना ने लापता विमान की तलाश में बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। अभी तक एयरफोर्स की तरफ से किसी दुर्घटना की जानकारी भी नहीं मिली है। श्रीलंका नौसेना ने मंगलवार को तमिलनाडु के 6 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर श्रीलंका की जल सीमा में जाकर मछली पकड़ने का आरोप है। इससे पहले 2 मई को तमिलनाडु के 5 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया गया था। भारतीय मछुआरों की नौकाएं भी जब्त कर ली गई थी। 26 मार्च को भी श्रीलंकाई नौसेना ने 12 मछुआरों को गिरफ्तार किया था। भारतीय मछुआरे अक्सर भटककर अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा के नजदीक चले जाते हैं, जिससे उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है।
आए दिन गिरफ्तारियों की वजह से मछुआरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। समस्या के समाधान के लिए मांगे उठती रही हैं। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए भरोसा दिया है। अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए उसे दी जाने वाली मदद में भारी कटौती का ऐलान किया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले बजट में पाकिस्तान को हथियारों की खरीद के लिए दिए जाने वाले अनुदान को कर्ज के रूप में तब्दील करने का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप प्रशासन पाकिस्तान को $344 मिलियन की आर्थिक मदद मुहैया कराएगा, जिसमें $100 मिलियन विदेशी सैन्य मदद के लिए होगी। 2016 के वित्तीय वर्ष की तुलना में अनुदान में $190 मिलियन की भारी कटौती की गई है। इस कदम को ट्रंप प्रशासन की ओर से विदेशी मदद के बजट कम करने के प्रयासों के तौर पर देखा जा रहा है, ताकि अमेरिकी सेना के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने में मदद मिल सके। पाकिस्तान के लिए इसे बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय अमेरिका का विदेश मंत्रालय लेगा। मध्य पूर्व के दौरे पर मंगलवार को बेथलेहेम पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की। मध्य पूर्व में शांति बहाली पर जोर देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो इजरायल और फिलिस्तीन के बीच शांति स्थापित करने के लिए सब कुछ करेंगे। मध्य पूर्व में शांति बहाली के लिए अमेरिका हर मुमकिन कोशिश करेगा। मंगलवार को वेस्ट बैंक के बेथलेहेम में राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ करीब घंटे भर चली बैठक के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलिस्तीन और इजरायल के बीच शांति बहाली को लेकर प्रतिबद्धता जताई। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति महमूद अब्बास और नेतन्याहू से इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर काम करने की बात कही। As I discussed with President Abbas in Washington earlier this month, I am committed to trying to achieve a peace agreement between the Israelis and the Palestinians, and I intend to do everything I can to help them achieve that goal. President Abbas assures me he is ready to work toward that goal in good faith, and Prime Minister Netanyahu has promised the same. राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे को ऐतिहासिक बताते हुए फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि बेथलेहेम में हुई इस बातचीत से फिलिस्तीनियों को काफी उम्मीदें हैं। उन्होंने शांति के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयास में साझेदार बनने की भी बात कही। دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية لتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في أمن وسلام وحسن جوار وحل قضايا الوضع الدائم كافة। हालांकि दोनों नेताओं में से किसी ने इस बारे में कोई संकेत नहीं दिया कि शांति आखिरी बातचीत 3 साल पहले हुई थी। तात्कालिक अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी के नेतृत्व में करीब साल भर चली बातचीत अप्रैल 2014 में दोनों देशों में से किसी के भी मसले पर अपने रुख से पीछे नहीं हटने के कारण खत्म हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अफगानिस्तान के एक सैन्य शिविर पर आतंकी हमले में 10 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई और 9 घायल हुए हैं। घायल सैनिकों की हालत अब स्थिर बताई जा रही है। आतंकियों ने सोमवार रात कंधार प्रांत में हमले को अंजाम दिया। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक भारी हथियारों से लैस करीब 200 आतंकियों ने सेना के शिविर पर हमला किया था। इससे पहले रविवार को तालिबानी हमले में 20 पुलिसकर्मियों की मौत हुई थी और 15 से ज्यादा जवान घायल हुए थे। यहां भी जाबुल प्रांत में आतंकियों ने कई सुरक्षा चौकियों को ही निशाना बनाया था। 1 महीने पहले ही बल्क प्रांत में तालिबान ने 135 से ज्यादा सैनिकों को मारा था। मैनचेस्टर धमाके के बाद ब्रिटेन में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्रिटेन के प्रमुख स्थलों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सेना को दे दी गई है। वहीं आतंकी खतरे के स्तर को भी अत्यंत गंभीर कर दिया गया है। आत्मघाती हमले में जांच जारी है। ब्रिटिश पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है। संदिग्ध की पहचान 22 साल के सलमान अबेदी के रूप में हुई है। सोमवार रात मैनचेस्टर में पॉप कंसर्ट के दौरान जबरदस्त धमाका हुआ था। इसमें हमलावर समेत 22 लोग मारे गए थे और 50 से ज्यादा घायल हो गए हैं। आतंकी संगठन IS ने इसकी जिम्मेदारी ली। भारत, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और नाटो समेत कई देशों ने हमले की निंदा की। आम चुनाव से 2 हफ्ते पहले हुए इस धमाके को देखते हुए सभी बड़े राजनीतिक दलों ने चुनाव अभियान रद्द कर दिया है। भारत ने दूसरी एशिया युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण, 5 रजत और 4 कांस्य समेत कुल 14 पदक जीतकर तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता के आखिरी दिन मंगलवार को गुरविंदर सिंह, पलिंदर कुमार, मनीष और अक्षय नैन की चौकड़ी ने मेडल रिले में स्वर्ण पदक जीता। भारत ने भाला फेंक में रजत और कांस्य पदक भी जीता। हरियाणा के अभय गुप्ता और साहिल सिलवाल ने सोमवार को डिस्कस थ्रो में स्वर्ण और रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया।
अभय ने गोला फेंक कर स्वर्ण जीता और ईरान के साजिद हसन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। चीन ने 16 स्वर्ण, 9 रजत और 5 कांस्य समेत कुल 30 पदक जीतकर तालिका में पहला स्थान पाया है। जेम्स बॉन्ड फिल्मों में मुख्य भूमिका निभा चुके ब्रिटिश अभिनेता रॉजर मूर का मंगलवार को निधन हो गया। 89 साल के रॉजर मूर कैंसर से पीड़ित थे। मूर के परिवार ने ट्विटर पर उनके निधन की जानकारी दी। वो इकलौते ऐसे अभिनेता थे जिन्होंने 1973 से 1985 के दौरान जेम्स बॉन्ड सीरीज की 7 फिल्मों में काम किया, जिनमें लिव एंड लेट डाई और द स्पाई हू लव्ड मी प्रमुख हैं। मूर को टीवी पर भी लोकप्रियता मिली थी। द सेंट सीरियल 6 सीजन तक चला। मूर 2 बार भारत आए। पहली बार 1982 में वो ऑक्टोपसी फिल्म की शूटिंग के लिए यहाँ आए थे। ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई थी और इसके कुछ हिस्सों को राजस्थान के उदयपुर में शूट किया गया था। 2005 में वो आखिरी बार बतौर यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर के तौर पर भारत आए थे। तब रॉजर मूर ने यहाँ आयोडाइज नमक के इस्तेमाल को लेकर जागरूकता कार्यक्रमों में शिरकत की थी। मूर का अंतिम संस्कार मोनाको में किया जाएगा। उर्दू के अजीम शायर मजरू सुल्तानपुरी की आज पुण्यतिथि है। मजरू साहब एक ऐसे शायर थे जिनकी शायरी में इंकलाब भी नजर आया और मोहब्बत भी। हिंदी फिल्मों के मशहूर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी दादा साहब फाल्के के पुरस्कार पाने वाले पहले गीतकार थे। आइए याद करते हैं मजरू साहब को। लफ्जों की रोमानियत, इश्क का अंदाज़े बयां। हिंदी सिने संगीत में मोहब्बत और मजरू सुल्तानपुरी का साथ कमाल का था। शाहजहां फिल्म से सिने करियर शुरू कर उन्होंने जल्द ही शोहरत की बुलंदियों को छू लिया। जमाना ब्लैक एंड व्हाइट का हो या रंगीन फिल्मों का, मजरू के नगमों ने हर पीढ़ी में मोहब्बत के एहसास को रवां किया। 1965 में आई फिल्म दोस्ती के गानों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। पहला नशा, पहला खुमार। उन्होंने नौशाद से लेकर अन्नू मलिक, जतिन ललित, AR रहमान और लेस्ली लुइस तक के साथ काम किया। 80 और 90 के दशक में लिखे उनके नगमों को खासी मकबूलियत हासिल हुई। 4 दशक के लंबे फिल्मी करियर में मजरू साहब ने 300 फिल्मों के लिए 4000 से भी ज्यादा गाने लिखे। एक बार फिर तो कहो, रहे न रहे हम, मैं क्या करेंगे, बन के कली, बन के सबा, आ गए वफा में। मजरू साहब पहले गीतकार थे जिन्हें दादा साहब फाल्के सम्मान से नवाजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब आखिर में हेडलाइंस। पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, हकरीपारा इलाके में सेना ने की घेराबंदी। नौशेरा सेक्टर में जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियां तबाह। सहारनपुर में फिर बड़ा तनाव, एक की मौत, कई घायल। पुलिस ने 24 लोगों को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बड़ा बस हादसा, 21 तीर्थयात्रियों की मौत, मृतकों में ज्यादातर इंदौर के निवासी। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को ईवीएम हैकाथॉन के लिए 3 जून को बुलाया। 7 राष्ट्रीय और 49 क्षेत्रीय दलों को लिखी चिट्ठी, विदेशी विशेषज्ञ की इजाजत नहीं। ट्रंप प्रशासन के पहले बजट में पाकिस्तान को झटका, मदद राशि में $190 मिलियन की भारी कटौती का प्रस्ताव, अनुदान की राशि कर्ज में होगी तब्दील। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।